हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, द स्यूडो फोर्स। तो आओ समझते हैं क्या होती है स्यूडो फोर्स, इसकी हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि है क्या ये स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स तो नाम से क्लियर है, कुछ ऐसी चीज़ जो फेक टाइप है, कुछ हम कह सकते हैं जो रियल नहीं होती है, नॉट रियल। स्यूडो का लिटरल मीनिंग यही होता है, जो चीज़ जो दिख रही है वैसी एक्चुअली ना हो। तो नॉट रियल कह सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, और किसी हद तक फेक भी कह सकते हैं, फिक्टिशियस, फेक, कुछ नकली, कॉपी, जो दिखने में तो फोर्स जैसी है लेकिन एक्चुअली फोर्स नहीं होती है। या ये कहें कि जो रियल में फोर्स की डेफिनेशन है ये उसमें फिट नहीं बैठती है, इसलिए इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इस कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत थी अगर हमारे पास रियल फोर्स से काम चल रहा है। तो आओ समझते हैं इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके दो चार कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला तो हमने लिख दिया, जो रियल फोर्स नहीं है, तो कह सकते हैं इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज नॉट रियल फोर्स। पहला पॉइंट तो यही होगा। दूसरा ये है, हमें सबको पता होना चाहिए जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं, जिसको हम NLM बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये जो लॉज होते हैं ये इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं। कहां पे एप्लीकेबल होते हैं? इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन के जो लॉज हैं ये इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई किए जाते हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यूटन्स लॉज जो है, न्यूटन्स लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर या इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो न्यूटन्स लॉज जो है वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो इनर्शियल फ्रेम से जब हम सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर सेम प्रॉब्लम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से विजुलाइज करें तो वो आसान हो जाती हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब न्यूटन के लॉ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि ये एक इनर्शियल फ्रेम के लिए है। तो इनर्शियल फ्रेम होता क्या है बेसिकली? तो ये इनर्शियल फ्रेम जो है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम जिसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, जीरो एक्सेलरेशन। अ फ्रेम हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, हैविंग नो एक्सेलरेशन। फ्रेम के अपने पास कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी या तो वो फ्रेम रेस्ट पे रहेगा V0, या फिर जो है फ्रेम वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब V कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इसका मीनिंग होता है, V कांस्टेंट, V0 या फिर V कांस्टेंट, आप ऐसे समझ लो। तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसके पास अपनी कोई वेलोसिटी ना हो, या तो जीरो हो, मतलब अगर हो तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए।
तो बेसिकली नटशेल में हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी अपनी एक्सेलरेशन नहीं होती, ऐसा फ्रेम जिसकी अपनी कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम जस्ट इसके ऑपोजिट। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसके पास एक्सेलरेशन हो, अ फ्रेम हैविंग सम फाइनाइट एक्सेलरेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसके पास अपनी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, हैविंग सम कांस्टेंट, हैविंग सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो सीधी भाषा में बोलेंगे ऐसा फ्रेम विच इज हैविंग एक्सेलरेशन। तो एन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। जिसके पास खुद की एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, मतलब किसी खास एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा होगा, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब होता क्या है कि जब हम, अगर हम बात करें इनर्शियल फ्रेम की, तो इनर्शियल फ्रेम की बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्राउंड फ्रेम। आप एग्जांपल लिख सकते हो इसके अंदर कि ग्राउंड फ्रेम को हम क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम होता है ये। ग्राउंड फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम। तो अगर प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से करेंगे तो आप लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेम प्रॉब्लम को, अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पे हमें खुद से न्यूटन लॉज को वैलिडेट करने के लिए स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है। तो ये बेसिक लॉजिक है इसका, स्यूडो फोर्स का। नॉन इनर्शियल फ्रेम से प्रॉब्लम को विजुलाइज करते हैं जब हम, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉज को वैलिडेट करने के लिए हमें अपनी तरफ से एक फोर्स इंट्रोड्यूस करनी होती है, विच इज़ इमेजिनरी फोर्स, जो एक्चुअल फोर्स है ही भी नहीं, वो लग भी नहीं रही है, वो लगाई जाती है हमारी तरफ से, इंट्रोड्यूस करी जाती है, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो आओ समझते हैं आगे ये क्या होती है स्यूडो फोर्स। हाँ जी, स्यूडो फोर्स जो है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही यूज करते हैं, इनर्शियल फ्रेम के अंदर उसकी जरूरत नहीं होती है। तो स्यूडो फोर्स क्यों, तो वाई का हमें आंसर मिल गया, वाई स्यूडो फोर्स इज यूज्ड। तो उसका आंसर है टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। दैट इज वाई वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स होती क्या है, तो हम लिखेंगे एफ स्यूडो, इसका फॉर्मूला होता है माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यहां पे एक खेल है, पूरा समझने की जरूरत है। वैसे फोर्स का फॉर्मूला, जो रियल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। ये है रियल फोर्स। रियल फोर्स में क्या होता है, रियल फोर्स में क्या होता है, मास भी ऑब्जेक्ट का होता है जहां पे फोर्स लग रही है। जैसे सपोज करो ये एक ब्लॉक है और यहां पे हमने फोर्स लगा दी F, और इसका मास है मान लो m। तो इस मास पे फोर्स लग रही F, तो एक्सेलरेशन भी इसी में प्रोड्यूस होगी A।
जिस पे फोर्स लग रही है उसी मास के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन। तो ये है रियल फोर्स, मतलब मास भी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन भी उसी ऑब्जेक्ट की, मास भी उसी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन भी उसी ऑब्जेक्ट की, फोर्स भी उसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। तो ये है रियल फोर्स। लेकिन स्यूडो फोर्स में क्या है, फॉर्मूले में देखो, मास तो ऑब्जेक्ट का है लेकिन एक्सेलरेशन किसकी है, फ्रेम की, और उस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट फोर्स लग रही है ये, इसलिए इसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। क्योंकि ये दिख तो रियल जैसी लग रही है, जैसे फॉर्मूले में तो एम ए ही आ रहा है, लेकिन मास ऑब्जेक्ट का है, एक्सेलरेशन फ्रेम की है, ये बेसिक डिफरेंस है, इसलिए हम इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। जब हमें समझ में आ गया स्यूडो फोर्स का लॉजिक क्या है, ये किसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये कोई रियल फोर्स नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स कभी लगती नहीं है। कई बार हम बोलते हैं ऐसे कैजुअली कि यहाँ पे स्यूडो फोर्स लग रही है, एक्चुअली स्यूडो फोर्स कोई ऐसी फोर्स नहीं है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जो लग रही होती है, ये बेसिकली हमारी तरफ से लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, सिर्फ न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करवाने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, एक ऐसे फ्रेम के अंदर जिसके पास अपनी एक्सेलरेशन है, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर इसको अप्लाई करने के लिए ऐसा किया जाता है। और या फिर यूं कह सकते हैं कि कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, कैलकुलेशन को लॉज, न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंगली फिट बिठाने के लिए स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और बढ़िया हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नेगेटिव साइन आता है, तो एक्सेलरेशन तो फ्रेम की कंसीडर करेंगे हम लोग, लेकिन फोर्स जो है स्यूडो फोर्स कंसीडर करेंगे उसका उल्टा। माइनस का मतलब है जो इसकी डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट होता है ये। तो फोर्स कहाँ लगेगी, फ्रेम की एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आ जाएगी। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं इस पे स्यूडो फोर्स के लिए, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे थे सिंपल पेंडुलम, तो उसी से रिलेटेड ही एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ट्रॉली वाली जो प्रॉब्लम थी कि ये एक ट्रॉली है और इसके पास एक्सेलरेशन है ए, और ये हमने एक यहाँ पे पेंडुलम बना दिया, ठीक है। तो ये ट्रॉली जो है, अगर इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको एक्स डायरेक्शन बोल सकते हैं, इसको वाई डायरेक्शन बोल देते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में इस ट्रॉली के पास क्या है, ए एक्सेलरेशन है। तो अब इस प्रॉब्लम, यहाँ पे कैसी प्रॉब्लम बन सकती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है एक ये कि ये जो अपना मास है, जैसे ये एक्सेलरेट होगी ये ट्रॉली, तो ऑफ कोर्स ये मास फ्री हैंग कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये वाला जो पॉइंट है जो हम इसको देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये इस ट्रॉली के साथ आगे मूव कर जाएगा सेम एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन ये जो फ्री हैंग कर रहा है मास, ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहीं पे स्टे करने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रही कोई, तो ये पॉइंट आगे निकल जाएगा, ये हम ये कह सकते हैं वहीं पे खड़ा रहेगा, तो एक एंगल बन जाएगा, जैसे इसकी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ये वर्टिकल ना रह करके इधर हो जाएगा, कुछ एंगल पे चला जाएगा ऐसे। इसको मान लेते हैं ओ, ये पॉइंट है ओ, तो ओ पॉइंट है ये, तो इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट आगे सरक जाएगा, तो ये वहीं पे रहेगा, तो ये एक ऐसे एंगल आ जाएगा इसमें। तो या फिर ये कह सकते हैं कि ये पीछे चला जाएगा। ये एक नज़रिया है, इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये होगा क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तो सबको पता ही है क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी, वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, कंटिन्यू करेगा उसी स्टेट में। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा,
तो इसलिए यहीं पे रुकने की, स्टे करने की कोशिश करेगा, वो पॉइंट आगे चला जाएगा और यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे ये कितने एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब ये कितना एंगल वर्टिकल के साथ कितना एंगल ये बनाएगा। ये थीटा निकालने के लिए एक प्रॉब्लम ये बनती है। दूसरा, हम इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं। तीसरा, इफेक्टिव जी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पेंडुलम का टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं। तो ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। अगर इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा तो ये यहीं पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा इसी पोजीशन पे, तो उसका टाइम पीरियड भी निकालने को बोला जा सकता है। अब इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से ही समझाने की कोशिश करूँगा। पहला हम लेते हैं ग्राउंड फ्रेम की प्रॉब्लम। तो पहले हम इसको समझते हैं ग्राउंड फ्रेम से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा जाहिर सी बात है वो ग्राउंड पे होगा। तो सपोज करो ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है वो वही फ्रेम रेस्ट में होता है। तो ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से जब ये देखेगा इस मास को, तो इस पे ये ट्रॉली तो मूव कर रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आई है, जाहिर सी बात है कोई फोर्स रही होगी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो ट्रॉली पे तो हम डायरेक्ट विजुलाइज कर पा रहे हैं कि उसके पास तो एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी ऑब्वियसली। तो इस पे तो डायरेक्टली कोई फोर्स लग रही है, लेकिन ये जो मास है ये इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो उसके, अगर सिर्फ इसी को देखे, मान लो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये मास इधर जा रहा है और जो एक्सेलरेशन ए इसके पास है वो इसके पास है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो भाई ये इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से, ये समझने वाली बात है। तो ये जो फोर्स है जो इसको, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन इसके पास भी है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो होनी चाहिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो अगर इसके पास ए एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे कोई नेट फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो वो फोर्स कहाँ से आ रही है, तो वो फोर्स यहाँ से आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर है टेंशन, ये टी जो है, ये टी, इस टी का एक कंपोनेंट जो है, अगर मान लो इसको हम ऐसे समझ लें, चलो इसको बनाए रखते हैं, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, और अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आई गेस। तो ये है टी, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी साइन थीटा। ये है वो कंपोनेंट जो इसमें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। देखो ये था न्यूटन सेकंड लॉ, ध्यान देना है कौन सा लॉ है ये, न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमें ये बताता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। मतलब किसी मास में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे फोर्स होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है, अगर इसको हम सिस्टम मानते हैं इस मास को, तो इस पे ये टी एक्सटर्नल फोर्स ही है जो इसको, जिसका एक कंपोनेंट है टी साइन थीटा जिसकी वजह से ये आगे जा रही है, दूसरा कंपोनेंट है टी कॉस थीटा जो एक और फोर्स है वेट, उसको ये बैलेंस कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टम। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हो तो इस पे जो भी फोर्सेस आ रही हैं, जो इसके ऊपर लग रही हैं, जो फोर्सेस ये लगा रहा है वो नहीं आएंगी, जो इस पे अप्लाई हो रही हैं। एक वेट हो रहा है, दूसरा टेंशन हो रहा है, इस टेंशन के कंपोनेंट हो गए, ये वो कंपोनेंट है जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है,
इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो t cos थीटा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर, तभी वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अगर आप इनको डिवाइड कर देते हो 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से बहुत ही ईजिली हम निकाल सकते हैं किस एंगल पे ये जो पेंडुलम का मास है m, सस्पेंडेड मास, किस एंगल पे जाके स्टे करेगा। वर्टिकल के साथ थीटा एंगल हमने मान रखा है, तो t से t भी कट जाएगा, तो tan थीटा आ गया a बाय जी। तो क्लियरली थीटा आ गया tan इनवर्स a बाय जी। तो यहाँ से हम कभी भी थीटा एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला थीटा एंगल, एंगल विद वर्टिकल। ये थी ग्राउंड फ्रेम से विजुलाइजेशन। और भी कर सकते हैं, जैसे टेंशन निकाल सकते हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो टेंशन भी आ जाएगी, वो भी कर देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर हम स्क्वायरिंग एडिंग करें, 1 का भी स्क्वायर कर दें, 2 का भी स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें, तो स्क्वायरिंग एडिंग करने से क्या होगा, यह है इक्वेशन 1, इसका स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर, और दूसरे का भी स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, m स्क्वायर जी स्क्वायर, और अब इनको ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और m स्क्वायर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला तो सभी को, जिन्होंने कम से कम 10th क्लियर करी है, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये टी स्क्वायर, और ये टी भी हम निकाल सकते हैं टेंशन, तो टी की वैल्यू आ गई, ये इधर जाके रूट हो जाएगा, तो m रूट a स्क्वायर जी स्क्वायर। तो देखो टेंशन का फॉर्मूला भी आ गया और ये थीटा का फॉर्मूला भी आ गया, tan इनवर्स a बाय जी। दोनों चीजें हमने निकाल ली, और यहां से हम जी इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं, जिसका यूज होता है कहां पे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइम पीरियड के अंदर। टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव। तो यहाँ पे अगर टाइम पीरियड निकालना हो वो भी मिल जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम से हम प्रॉब्लम को विजुलाइज कर रहे हैं, और सेम प्रॉब्लम हम इसको ट्रॉली के फ्रेम से, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी विजुलाइज करेंगे, और रिजल्ट देखेंगे, दोनों में सेम रिजल्ट आएंगे। तो इसको फिलहाल आप नोट कर लो, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो तो हमने ग्राउंड फ्रेम से देखा कि ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम उसी मास को दोबारा यहाँ पे मैं रीड्रॉ करता हूँ, इस डायरेक्शन में टेंशन थी, इस डायरेक्शन में mg था, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a। इसके 2 कंपोनेंट हुए थे, और ये इस डायरेक्शन में था ma। तो अगर हम वेक्टर एडिशन करें तो यहाँ पे नेट फोर्स ये निकाल सकते हैं।
ये इसकी बेसिकली वैल्यू उतनी आ जाएगी जितनी टी की वैल्यू है। तो ये अपने एक तरीके से नेट फोर्स आ गई है, ये टी के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे टी हमने निकाल ही लिया था, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जी इफेक्टिव, तो ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला जी इफेक्टिव का हमें मिल गया। और अगर अब हमें टाइम पीरियड भी निकालना पड़े तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बनाई जाती तो इधर ए है इधर जी है, तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर जी स्क्वायर की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे ये जी इफेक्टिव है। तो जी इफेक्टिव भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे इस केस में हमें ये नज़र आ रही है, और जब हम इसको ट्रॉली के फ्रेम से करेंगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जी इफेक्टिव ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डायरेक्शन। वैल्यू तो उसकी इतनी आएगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन वैल्यू इसकी यही आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये बन गया। अब यहाँ पे हम ठीक है, इसको एक्सेलरेशन से समझ आ ही रही है। अगर हम यहाँ पे ए और ये यूज़ कर दे जी तो और बढ़िया रहेगा। ये ए और ये जी और ये जी इफेक्टिव कह सकते हैं, जी इफेक्टिव की डायरेक्शन है। इसको हटा सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक्सेलरेशन को ही बना रहे हैं यहाँ पे, ये है। तो ये जी इफेक्टिव आ गई। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एल बाय जी इफेक्टिव। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम जो फॉर्मूले आए हैं, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट होगा। तो अब हम जो करेंगे सिमिलर प्रॉब्लम को कहाँ पे करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। तो उसमें देखेंगे विजुअलाइजेशन कैसे होगी। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से करने की कोशिश करेंगे, जब हम प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। तो ग्राउंड फ्रेम से स्यूडो फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे, सेम वही ट्रॉली। अब इसके पास है एक्सेलरेशन ए, सेम चीज़ होगी। ये जो मास यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट आगे चला गया, ये मास पीछे को आ जाएगा। तो ये मास बेसिकली यहाँ पे ऐसे हमें नजर आएगा, थीटा एंगल पे चला गया। अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अब ये कौन सा फ्रेम है भाई, ये जो फ्रेम है ये ट्रॉली है, जिसके अंदर हमारा ऑब्जर्वर होता है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम में बैठेगा वही फ्रेम रेस्ट में हो जाता है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, जैसे इस फ्रेम के अंदर आया तो फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में, ये फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाते हैं। ये हमेशा ही होता है, ये ऑब्जर्वर ही डिसिसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर है तो ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में अब रेस्ट पे हो गया। ग्राउंड फ्रेम से ट्रॉली चल रही है, लेकिन ये ऑब्जर्वर के फ्रेम से ट्रॉली नहीं चल रही, ये रेस्ट पे है। बेसिकली ये आइडिया है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे तो भाई इसके अंदर से, तो बाहर से ये वाला जो मास है ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर अंदर से देखेंगे तो ये रुका हुआ है। तो दिस मास एम इज एट रेस्ट, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया ये। जब हम बाहर खड़े थे, यहाँ पे ऑब्जर्वर बाहर था, उसके लिए ये ऑब्जर्वर जब बाहर था ग्राउंड पे, इसके लिए ये जो मास था इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ये है, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मास क्या है, अगर इसके ऑब्जर्वेशन लेंगे तो ये कह रहा है मास इज एट रेस्ट, मतलब एम इज इन इक्विलिब्रियम। रेस्ट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम,
स्टेशनरी है ये। यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट है। तो ये जो मास है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये रेस्ट पे है। अब अगर ये मास रेस्ट पे है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम बनेगी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बेसिकली कह सकते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में यही बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो इस पे इसका मतलब है कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस सारी बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बन गई। इस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा था, न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा था, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। यहां पे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इन बोथ, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये सजेस्ट करता है कि भाई जब तक कोई फोर्स नहीं आएगी तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट कंटिन्यू करेगा। तो ये इसी स्टेट में रहने वाला है, ये रेस्ट में रहने वाला है, मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जीरो है। तो ये अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा, मतलब ये रेस्ट में रहेगा। तो ये जो है फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम बन गई। तो ये इसको हम कहाँ सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इस ऑब्जर्वर को हटा देते हैं। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ट्रॉली फ्रेम से। तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, ट्रॉली फ्रेम, जिसके पास एक्सेलरेशन ए है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा ये। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम होगी, सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगी, ठीक है, नीचे mg लगेगा। तो सारी चीज़ें वैसे ही और वैसे ही कंपोनेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, पहले भी यही आया था। तो टी कॉस थीटा ने इसको बैलेंस कर लिया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो ये कंपोनेंट अपने दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, मतलब इक्वल होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, ये है रियल क्वेश्चन। तो टी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को ठीक बिठाने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे ये वाली फोर्स अनबैलेंस्ड रह गई है, तो हम एक इमेजिनरी फोर्स जो लग नहीं रही थी हमने लगा दी। और लगाई भी किस हिसाब से,